यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आ रही आवाज़ आ रही है ना? न्यूट्री मेथड के क्वेश्चन कर रहे थे, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, यूनिटरी मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें कि कैसे हमने इसमें क्वेश्चन करना है, किस हिसाब से हमने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, वो चीज़ पढ़ी थी। फिर आगे हमने इसमें और क्वेश्चन करे थे। फिर एक चीज़ हमने इसमें डिस्कस करी थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और एक चीज़ हमने फिर डिस्कस करी थी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब हम इन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन किस हिसाब से रहेगा, कॉन्सेप्ट तो आपने कल समझ ही लिया है ना। क्वेश्चन आपके सामने, 30 मैन 30 मैन कैन डू 30 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 मैन कैन डू अ वर्क इन 16 days, कैन डू अ वर्क इन 16 days, इन हाउ मैनी डेज इन हाउ मैनी डेज 8 मैन हाउ मैनी डेज 8 मैन कैन डू कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज 8 मैन कैन डू द सेम वर्क। क्वेश्चन करो, फिर मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बारी जैसा हम नॉर्मल कर रहे थे वैसा करो। एक बार हम जैसा नॉर्मल कर रहे थे वैसा एक बार इसको करो, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। फिर मैं इसका आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या होना है, ठीक है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या होना है फिर एक बारी मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो क्या आ रहा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ना। एक बार इसमें पता लगाओ कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ना। एक बार पता लगाओ कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक बार आप लोगों ने का पता लगाना है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ना। एक बार वो आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट वहाँ पे वो कर सकते हो। करो।
करो करो करो। 30 men can do work in 16 days. In how many days 8 men can do the same work? 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब तक आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो इसमें अब है नहीं, है ना? कल भी हमने सेम क्वेश्चन करा था, कल भी हमने सेम क्वेश्चन करा था, वही क्वेश्चन आज आपको करना है। बताओ। करो करो, क्या आ रहा आंसर? आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? नहीं आया आंसर? सिंपल क्या बोला है आप पे, एक साइड मैंने आपको बोला था मैन लिख लो, एक साइड उनके क्या लिख लो, डेज लिख लो। लिख लिए? मैन कितने हैं, फर्स्ट कंडीशन में मैन 30 है, वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर 8 मैन है एंड वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। पहले देख लो, ऐसे देख लो, जब हम यहाँ पे 30 से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, 30 से नीचे की ओर हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना? इतना तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ देख लो एक बारी, पहले 30 आदमी उस काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, 8 आदमी उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 16 करेंगे, उससे कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? ये कॉमन सेंस वाली बात है। 30 आदमी काम कर रहे हैं तो 16 दिन लग रहे हैं, 8 आदमी काम करेंगे तो 16 से ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 से ज़्यादा आएगा, तो 16 से जब हम यहाँ नीचे आएंगे, 16 से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो ये वैल्यू है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और इनडायरेक्ट में मैंने आपको बोला है, जब भी हम करेंगे इसे सीधे 30/8 लिख लो, इज इक्वल टू इसको उल्टा कर दो, क्योंकि एक जगह इंक्रीज हो रहा है, एक जगह डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे हटा दो, एक्स के साथ 16 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड यहाँ पे देखो 8 टू जा 16, 13 30 टू जा कितना हो जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा कि 60 डेज उनको वहाँ पे लगने वाले हैं। 16 डेज उनको वहाँ पे लगेंगे। बिल्कुल सही आंसर भी आ गया आप लोगों के, है ना? आंसर भी आ गया। ऐसे करना था। है सिंपल, है सिंपल। चलो, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसको करने की एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी आप थोड़ी अपने ध्यान में रख लो। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला रहेगा आपका क्या, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये आपके यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है, ये आपके यहाँ पे क्या रहेगा, शॉर्टकट मेथड रहेगा या ट्रिक रहेगी, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है, M मतलब मेन, मैन, ठीक है, डी मीन्स डेज, M2 मैन, D2 डेज। अब M1 D1 हमने क्यों लिखा, M1 है फर्स्ट वाले मैन और फर्स्ट वाले डेज, M2 क्या है, सेकंड वाले मैन एंड सेकंड वाले डेज, जो कि हमें वहाँ पे आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे M1 क्या है, M1 है यहाँ पे 30, M1 है यहाँ पे 30 इंटू वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। M2 क्या है यहाँ पे 8 है, M2 क्या है 8 आदमी है, इंटू ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, D2 क्या है, जो डेज हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो उसकी जगह मैं D2 ही लिख लूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू 8, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपने कहीं पे देखा होगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, नहीं देखा है तो आज देख लो, और ऐसा भी आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है भाई। क्लियर है? ठीक है, हो गया नोट? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ डजन, और आपको हमेशा क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी करना है ना? यहाँ पे डजन लिखा है तो आप समझ जाओगे क्या यहाँ पे वैल्यूज होने वाली है। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज रुपीज इज रुपीज 180 180, एंड कॉस्ट ऑफ 8 balls, एंड कॉस्ट ऑफ 8 balls इज रुपीज 56।
₹56। आपको बोला हम्म, अब देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज, ठीक है। यहाँ पे बॉल पेन है, ठीक है, यहाँ पे बॉल्स पेन है, 8 balls एंड कॉस्ट ऑफ डजन पेन इज गुड एंड कॉस्ट ऑफ 8, सीधे बॉल पेन ही मैं यहाँ पे लिख, चलो बॉल पेन ही लिख लो, 8 ball pens, कॉस्ट ऑफ 8 ball pens, बॉल पेन वाला जो डॉट पेन ही रहती है, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज, जी है क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन को समझो, पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹180, ठीक है। 1 डजन पेन है, 1 डजन का मतलब क्या है, 12 क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 डजन पेन, 1 डजन पेन की मीनिंग क्या है, 12 पेन, ये बात तो सबको क्लियर है, 12 पेन। 1 डजन पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 12 पेन है, तो 12 पेन सॉरी 1 दर्जन पेन में 12 पेन आती है, तो 12 पेन का प्राइस कितना हो गया, 180 हो गया, क्लियर है। यहाँ से हमने क्या निकालना है, एक पेन का प्राइस निकालना है, एक पेन का जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो एक पेन का प्राइस कितना आ गया, 15 आ गया, इतना सबने करा। फिर आपको क्या बोला है, एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56, ठीक है। 8 बॉल पेन 8 बॉल पेन 56 है, तो 1 बॉल पेन का 1 बॉल पेन का प्राइस आपको निकालना था, तो 1 बॉल पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 बॉल पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, जो कि 7 आएगा। आपको क्या बोला है कि रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन का कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। एक पेन का कॉस्ट 15 आया और एक बॉल पेन का कॉस्ट कितना आया, 7 आया, तो 15:7 क्या होना है हमारा, आंसर होना है। 15:7 हमारा क्या होना है, आंसर होना है, बताओ। एक ही आंसर आया था बस, रत्ना का आंसर आया था, ऐसे करना था क्वेश्चन, समझिए। अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत भी, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ईजी है, अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ईजी है ना, कि कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। सिंपल था, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, बताओ। कर लोगे ना, सिंपल क्वेश्चन है ना, नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो यूनिट मेथड वाले तो नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कभी अगर थोड़ा आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा तो थोड़ा आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, समझ तो आ ही रहा होगा सबको, क्वेश्चन देख लो। इफ इफ 15 ऑरेंज इफ 15 ऑरेंज कॉस्ट रुपीज 15 oranges cost rupees 150 what what do 39 orange 39 oranges cost, 39 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, 39 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा वो आपको बताना है। 39 ऑरेंज का क्या कॉस्ट कितना होगा वो आपको बताना है, कि 39 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा। देखो 15 ऑरेंज का जो कॉस्ट है, 15 का जो कॉस्ट है वो कितना है, 115 है, हमने 1 का निकालना है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 150/15 हो जाएगा, ये कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। हमने 390 का निकालना है, तो सिंपल है, 39 × 10 आपका कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। हम इसे ऐसा भी कर सकते थे, एक साइड हमने यहाँ पे लिख लिया ऑरेंज, एक साइड लिखते हमने उनकी कॉस्ट,
ऑरेंज कितना है 15 है, उनकी कॉस्ट कितनी है 150 है। फिर ऑरेंज कितने हैं 39 है, उनका कॉस्ट हमें निकालना है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है, इतना आपने देख लिया। आप इसे ऐसा करोगे 15/39 इज इक्वल टू 150/x, इसे आप सॉल्व करोगे 15x इज इक्वल टू 150 इंटू 39, x इज इक्वल टू 150 इंटू 39/15। यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 390 आएगा। ठीक है, बाकी जैसा भी आपको वो देखना है कि हम किस वाले क्वेश्चन को किस मेथड से ज़्यादा जल्दी कर पाए। ये वाला इससे तुरंत हो रहा है तो हमने इस पे जाना है ना। बाकी आपके हिसाब से आपको जो कंफर्टेबल लगे उस पे आप जाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इफ 8 kg सॉल्ट, 8 kg सॉल्ट कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट रुपीज 240, 240, हाउ मच, हाउ मच सॉल्ट, हाउ मच सॉल्ट कैन बी bought for, how much salt can be bought for rupees 877.50। ये है भाई, देख लो। और एक क्वेश्चन देख लो, 8 kg salt cost rupees 250, how much salt can be bought for rupees 877.50, 877.50। समझो इस क्वेश्चन को, 8 kg सॉल्ट का जो कॉस्ट है वो 240 है, तो हाउ मच सॉल्ट कैन बी बॉट फॉर रुपीज 877.50। अगर 8 किलोग्राम नमक 240 रुपीज़ का आता है तो 877 रुपीज और 50 पैसे में कितना सॉल्ट आएगा। ये वाला ना हमने जो बनानास वाला क्वेश्चन करा था ना उसके जैसा है, जो हमने बनानास वाला क्वेश्चन करा था ना ये उसके जैसा है, जो हमने बनानास वाला क्वेश्चन करा था उसके जैसा है ये, उसके जैसा है ये। ये जैसा है भैया, नॉर्मल है, सिंपल है, हो जाएगा। ट्राई करो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, जो भी मेथड आपको यूज करना है आप उस पे जाओ। आपको क्या बोला है यहाँ पे, 8 kg सॉल्ट का 240 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 8 kg सॉल्ट, 8 kg सॉल्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो 240 रुपीज़ है, 240 रुपीज़ है। यहाँ से हमने क्या निकाल लेना है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉल्ट। तो यहाँ से 1 kg सॉल्ट का जो कॉस्ट निकलेगा सबको पता है ना, इसमें तो मुझे बताने वाली बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 8 3 जा 24, 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 kg का निकला कितना 30, 1 kg का जो कॉस्ट निकला वो कितना निकला 30 निकला। अब आपको बोला है कि भाई 877 पॉइंट,
आज क्लास का फ्लो नहीं बन रहा है, पता बहुत सारी डिस्टरबेंस हो रही है। पता नहीं यार, बहुत सारी डिस्टरबेंस हो रही है ना। कभी ये डिस्टर्ब कर रहा है, कभी ये डिस्टर्ब कर रहा है, आज मुझे सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आज बहुत चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, है ना। और मुझे बहुत इरिटेशन भी हो रही है फिर। चलो, हो गया। तो आपका आंसर क्या आया? 12 से डिवाइड किया, 12 टू 24, वहाँ पे 11 बचा, वो हो गया 111, 12 9 जब 108, 3 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया 130, 12 टू जा 24, 12 5 जा 60, 29.25 यहाँ पे आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। हाउ मच सॉल्ट, हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर आएगा 29.25 किलोग्राम सॉल्ट, किलोग्राम सॉल्ट कैन बी, कैन बी बॉट, कैन बी बॉट फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 877.50। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है। अगर आप में दिमाग होता, आप क्या कर सकते थे? आप इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, आप इसे दूसरे वाले शॉर्ट वाले मेथड से आप इसको कर सकते थे। जैसे हमने बोला था ना, एक साइड हमने लिख लिया सॉल्ट, एक साइड हमने क्या लिख लिया, एक साइड हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, सॉल्ट लिख लिया। और एक साइड हमने क्या लिख लिया, एक साइड हमने क्या लिख लिया, उसकी कॉस्ट लिख ली। सॉल्ट कितना है, पहली कंडीशन में है कि 8 kg सॉल्ट है, 8 kg सॉल्ट का प्राइस कितना है, 240 है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, हाउ मच सॉल्ट, कि सॉल्ट कितना मिलेगा, तो यहाँ आएगा इस बारी क्या एक्स, और कॉस्ट कितनी दे रखी है, 877.50 दे रखी है। आपको थोड़ा क्या करना है, इस पे दिमाग लगाना है कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। आप देखोगे ये यहाँ पे 8 है और एक्स है, 8 है और एक्स है, इससे हम जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इससे देखेंगे यहाँ पे कि ये 248.750 है। जब हम नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। आपको दिमाग कैसे लगाना है, आपको ऐसे करना है, 240 रुपीज में 8 kg सॉल्ट मिलता है, 877.50 में 8 के से ज़्यादा ही तो मिलेगा। तो जब हम यहाँ से नीचे आए तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, एंड ये भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। जब भी इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा, हम सीधे ही लिख लेंगे 8/x इज इक्वल टू 240 इसमें हम कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। ठीक है, 87.50। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 240 इंटू एक्स, 240x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 877.50। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 877.50 डिवाइडेड बाई 8। इसे सॉल्व करोगे वही हमें वहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर हमारा वही रहेगा, आंसर हमारा वही रहेगा। बताओ, ये चीज़ें सब लोगों को क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, आए समझ? ऐसे करना था। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से अगर ऐसे आपको सही लग रहा है तो कर लो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो मैं तो हर एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट मुझे आपको बताना है। आप एक बारी समझ जाओगे, आपको तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, आपको तो हमें डायरेक्ट आंसर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम सीधे शॉर्टकट मेथड करेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और खास करके एग्जाम में तो हमें बहुत ही शॉर्ट करना होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं। कॉस्ट ऑफ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक, 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स इज रुपीज 100, इज रुपीज 100, 100 है। इफ, इफ द कॉस्ट ऑफ, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक, वन बुक इज रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपीज 12, इज रुपीज 12। जो आपको बोला फाइंड कॉस्ट ऑफ, फाइंड कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, फाइंड कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। चलो स्टार्ट कर लिया होगा आपने, करना है ना, आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लिया होगा।
कॉस्ट ऑफ 5 बुक एंड 4 नोटबुक, 5 नोटबुक और 4 नोटबुक का जो प्राइस है वो 100 है। ठीक है, 5 बुक है एंड 4 नोटबुक है, ध्यान से देखना। फिर बोला इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹12, फाइंड कॉस्ट ऑफ वन नोट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे देखो। सबसे पहले हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स प्लस, या एंड ही लिख लो, 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स। इनका जो प्राइस है वो कितना है, वो हमें 100 दे रखा है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक, और वन बुक का जो कॉस्ट है वो 12 है। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है हमें, कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक का जो कॉस्ट है, एक बुक का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो ₹12 है। ध्यान से देखना है इसको, थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अगर 5 बुक और 4 बुक, मैं एक साथ दुकान में गया, मैंने बोला कि भाई मुझे 5 बुक ये दे दो, मैंने बोला मुझे 4 नोटबुक ये दे दो, मैंने टोटल ले ली वहाँ से 9 बुक प्लस नोट, तो मुझे पैसे देने पड़े कितने, ₹100 देने पड़े। अभी मुझे ये पता नहीं है कि एक बुक कितने की आई होगी या एक नोटबुक कितने की आई होगी। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने खुद से हमें आंसर बताया है कि द प्राइस ऑफ वन बुक, एक बुक का जो प्राइस है वो ₹12 है। ठीक है, हम तो सीधे सीधे लाए थे। ठीक है, हमने सीधे 5 बुक और 4 बुक के पैसे दिए, ₹100 दिए। उन्होंने बोला कि एक बुक का प्राइस ₹12 है और नोटबुक का प्राइस उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने अब हमसे पूछा कि तुम लोग ये बताओ एक नोटबुक कितने की आई होगी। तो थोड़ा आपने यहाँ से दिमाग लगाना था, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। एक एक बुक का कॉस्ट अगर ₹12 है, तो यहाँ बुक कितनी थी? यहाँ बुक कितनी थी? यहाँ थी 5 बुक। ठीक है, तो हमने अब कॉस्ट ऑफ 5 बुक का कॉस्ट निकाला, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। ये जो कॉस्ट है ना 100, ये 5 बुक प्लस 4 नोटबुक की कॉस्ट है। हमने यहाँ से 5 बुक की कॉस्ट निकाली। 5 बुक की देखो, अगर एक बुक की कॉस्ट ₹12 है तो 5 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 5 हो जाएगी, जो कि हो गई कितनी, 60 हो गई। ये बात सबको क्लियर है। अब थोड़ा आपने यहाँ से कॉमन सेंस लगाना था कि सर ठीक है, अगर 5 बुक की कॉस्ट ₹60 है और 5 बुक प्लस 4 नोटबुक की कॉस्ट 100 है, 100 में से मैं अगर बुक के प्राइस को माइनस कर दूं तो मुझे किसका प्राइस मिलेगा, 4 नोटबुक का प्राइस मिलेगा। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स, कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स। तो हम क्या करेंगे, जो बुक और नोटबुक का प्राइस था उसमें से मैंने बुक का प्राइस माइनस कर दिया, तो मुझे कितना मिलेगा, 40। तो 4 नोटबुक का प्राइस कितना है, 40 है। अब हमसे बोला है फाइंड कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, सीधे सीधे हमारे यहाँ से आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। एक नोटबुक का जो यहाँ से कॉस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 40 अपॉन, एक सेकंड को, 4 नोटबुक का कॉस्ट अगर ₹40 है, एक नोटबुक का कॉस्ट कितना निकलेगा, 40/4 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 10। ये हमारे यहाँ पे आंसर आना था। भाई जिसको समझ नहीं आए कहीं पे तो पूछ लेना भाई। ठीक है, इसको गलत सलत मत करना। जहाँ पे आपको जो पॉइंट समझ नहीं आए पूछ लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनमें कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़े। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस है कि आपसे डायरेक्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इसका आंसर बताओ। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको वहाँ पे लगेगी ही लगेगी। फिर समझा रहे हो एक बारी, कि हमने जब 5 बुक और 4 नोटबुक ली, उनका हमने कंबाइन जो पैसा दिया, वो दिया हमने ₹100। ठीक है? अब हमें बोला गया कि एक बुक का प्राइस कितना था, ₹12 था, तो अब बताओ एक नोटबुक का प्राइस कितना होगा? हमने दिमाग लगाया कि ठीक है, 5 बुक और 4 नोटबुक का प्राइस ₹100 है। इसमें से पहले हम बुक पे गए, क्योंकि हमें एक बुक का प्राइस दे रखा था ₹12, तो हमने 5 बुक का प्राइस निकाला, हमें मिला 60। ठीक है? अब हमने टोटल पैसा दिया था 100, 100 में से ₹60 की तो क्या आई, बुक्स आई। तो नोटबुक कितने की आई होंगी, सिंपल सी बात है सर, 100 में से 60 जब बुक आए, बचे 40, 40 की हमारी 5, 40 की हमारी 4 नोटबुक आए। 4 नोटबुक अगर ₹40 की आई तो एक नोटबुक कितने की आई होगी, 40/4, 10 की आई होगी। बस आ गया आंसर। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रक, एक ट्रक है, अ ट्रक रिक्वायर्स, अ ट्रक रिक्वायर्स, एक ट्रक को चाहिए, एक ट्रक को चाहिए 108 लीटर, 108 लीटर ऑफ डीजल, 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग, फॉर कवरिंग, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा आपसे हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर a distance to cover a distance of 1650 किलोमीटर। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन समझो और आंसर दो। नोट नहीं हुआ? नोट कर लो। कहाँ पे आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हो? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आंसर आया? 300। माधव का है और लोगों ने नहीं करा। एक ट्रक को चाहिए 108 लीटर डीजल चाहिए और कवरिंग 594 किलोमीटर। क्या देखो, सिंपल सी बात आपको ये बोला है कि वो 108 लीटर में वो 108 लीटर में कितना कवर करता है, कितने डिस्टेंस कवर करता है? 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, एक 108 लीटर में वो 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। आपको बोला है कि उसे कितना डीजल चाहिए अगर वो 1650 किलोमीटर को क्या करना चाह रहा है, कवर करना चाह रहा है। इसे आप अपना रिकॉर्ड अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे इस मेथड से करो या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला करो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने क्या देखना है कि अगर वो 108 लीटर में 594 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो वो 1 लीटर में कितना चल रहा होगा? अगर वो 108 लीटर में इतना चल रहा है, तो वो 1 लीटर में कितना चल रहा होगा? तो हमने क्या करना है, 1 लीटर में कितना चल रहा होगा? मैं कर लूँगा 594 अपॉन 108 कर लूँगा, ठीक है? 108 कर लूँगा। अपने हिसाब से आप उसको रिड्यूस पिरियड जो भी आपको करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? ये 3 से रिड्यूस हो रहा है या 9 से भी हो रहा है, ठीक है? न 9 से ये रिड्यूस हो रहा है। मैं 9 से कर लिया तो ये हो जाएगा कितना? 9 5 जा 9 6 जा 54 हो जाएगा वहाँ पे। 9 6 जा 54, 5 बचा 54, 9 6 जा 54 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 12 जा 108, ठीक है? ठीक है? अब आप इसे करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड तो हो नहीं रहा, इसका आंसर या तो पॉइंट में आएगा, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से देख लो कैसे आ रहा है। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12 5 जा 60 हो जाएगा, ठीक है? पॉइंट लगाए फिर 12 5 जा 60, 5.5 आएगा, ठीक है? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। यहाँ से क्या पता चला कि 1 लीटर में वो 5.5 किलोमीटर जाएगा। 1 लीटर में वो 5.5 किलोमीटर जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है? अगर वो 1 लीटर में 5.5 किलोमीटर जा रहा है, तो उसे 1650 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर लगेगा? सिंपल सा फंडा है ना? अगर 1 लीटर में वो इतना जा रहा है, इतना वो कितने में जाएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1650 को 5.5 से डिवाइड कर लेंगे। हम क्या करेंगे? 1650 को डिवाइड कर लेंगे किससे? 5.5 से। अगर आपको यहाँ से पॉइंट हटाना है, पॉइंट अगर आपको यहाँ से सही नहीं दिख रहा है, एक पॉइंट ऊपर कर दो, ये क्या कर दो? पॉइंट हटा दो, 0 अपने ऊपर लगा दी। 5 से आप इसे रिड्यूस कर लो, 11 से भी कर सकते हो जाएगा, बट 5 से कर लो, 5 से करना चाह रहे हो तो 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15, 0 0 अपॉन में 5 11 जा 55, ठीक है? अब ये 11 से डिवाइड, 11 3 जा 33, 0 0। हमारा आंसर क्या आएगा? 300 लीटर चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? 300 लीटर चाहिए हमें, ठीक है? ताकि वो क्या हो? 1650 किलोमीटर जाए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। आप अगर इसे दूसरे तरीके से करते तो दूसरे तरीके से ये और अच्छे से हो सकता था, दूसरे तरीके से और अच्छे से हो सकता था। या आपने लिख दिया लीटर या आपने लिख दिया डिस्टेंस कि वो कितना किलोमीटर जा रहा है, ठीक है? पहले कंडीशन में थी कि 108 लीटर चाहिए उसको कितने चलने में? 594 चलने में। अब बोला कि उसे कितना लीटर चाहिए ताकि वो 1650 किलोमीटर पे जाए। ये भी नॉर्मल सी बात है। जब वो 594 किलोमीटर 108 में चल रहा है, तो 1650 डिस्टेंस बढ़ी तो लीटर भी बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्ट चल रहा है। मैं कुछ भी उल्टा नहीं करूंगा। 108 अपॉन एक्स इज इक्वल टू
594 अपॉन 1650 कर लिया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है किसी को। ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। इसके बाद देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 594 इज इक्वल टू 1650, ठीक है, इंटू 108। बाकी अपने हिसाब से देख लो, ये फिर x इज इक्वल टू 1650 इंटू 108 अपॉन में 594 जाएगा। अपने हिसाब से अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाए। ठीक है, यहाँ से भी आपका 300 क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है ब्रो, हो जाएगा। कैलकुलेशन वही हो रही है, थोड़ा करने का तरीका अलग है। कैलकुलेशन बाकी सेम टू सेम हो रही है हर जगह, वो आपको भी दिख ही रहा होगा। ठीक है भाई, वो आपको भी दिख ही रहा होगा। चले आगे, क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको देखो प्रैक्टिस करनी है, हो जाएंगी चीजें है ना, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ 37 मीटर, कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क, कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज रुपीज 5920, रुपीज 5920। वॉट वॉट लेंथ वॉट लेंथ वॉट लेंथ ऑफ दिस सिल्क, वॉट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज्ड, कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज फोर 8। बताओ भाई, कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क, वो 37 m लिखा है, वो मीटर दिखा रहा है। ठीक है, मीटर। सिल्क क्या होता है, एक कपड़ा होता है सिल्क। ठीक है, सिल्क के कपड़े आपने देखा हो, एक मटेरियल है सिल्क, है ना, उसके कपड़े बनते हैं, वो आपने देखा होगा। तो वो क्या कर रहा है, 37 मीटर जो हमें सिल्क मिल रहा है, वो 5920 में मिल रहा है। वॉट लेंथ ऑफ सिल्क कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 4480। तो 4480 में हमें कितना सिल्क मिलेगा? देख रहे हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना है भाई। मुझे 5920 में 37 मीटर सिल्क मिल रहा है, तो मुझे 4480 में कितना सिल्क मिलेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग इजी समझ सकते हो कि भाई हमें 37 मीटर का हमें क्या है, अगर मैं पूरा पूरा लिखूं, अगर मैं लिखा कि कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क, ये कितना है, ये 5920 है। मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ सिल्क, तो ये क्या हो जाएगा, 5920 डिवाइडेड बाई 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप फंसिए कि सर 37 है प्राइम नंबर, 37 है प्राइम नंबर, तो इसको यहाँ पे अलग से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा पूरा पूरा। ठीक है, इसे आपको यहाँ पे पूरा पूरा अलग पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसे दूसरे मेथड से करता, जो हमारा वाला था कि हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ हमने लिख दिया कि सिल्क कितना है, और यहाँ मैंने लिख दिया उसकी कॉस्ट कितनी है। सिल्क पहली कंडीशन में दे रखी है कि 37 मीटर, एंड उसकी कॉस्ट दे रखी है 5920। सिल्क फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है कितना मिलेगा, 4480 में। देख लो, जब मैं यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है। 5920 4480 ये कम हो रहा है, और यहाँ भी कम होगा, है ना। 5920 में 37 मीटर कपड़ा मिल रहा है, तो 4480 में 37 से कम मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्राइस कम हो गया, वहाँ भी कम हो गया, तो ये डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या है, ये डायरेक्ट चल रहा है, तो हम किसी को भी उल्टा नहीं करेंगे। 37/x इज इक्वल टू 5920/4480। ठीक है, यहाँ आप इसको जीरो से एक जीरो को कैंसिल आप यहाँ कर सकते हो, और रिड्यूस भी आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। वो पूरा पूरा आप पे डिपेंड कर रहा है, आप किस हिसाब से चल रहे हो। क्लियर है भाई बात? बताओ, कोई दिक्कत? 4 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, जिन जिससे वो रिड्यूस हो रहा है उससे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम उसमें फंस जाएंगे। देख लो क्वेश्चन कैसे आपका आसान बनेगा। वैसे आपका कैसे आंसर आसान बनेगा, उसको हम और रिड्यूस कर लेते हैं। 4 से भी रिड्यूस हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, मैं 4 से कर लेता हूँ। 4 1 जा 4, वहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 19, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 16, 3 बचा 32, 4 8 जा 32। 4 से मैंने इसको करा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, फिर ये रिड्यूस हो रहा है, 2 से रिड्यूस हो रहा है, फिर चलो मैंने 2 से भी कर लिया, या 4 से भी हो रहा है फिर रिड्यूस। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख लेता हूँ कि 37x अपॉन 148 डिवाइडेड बाई 112।
देखो ये 4 से फिर रिड्यूस हो रहा है, मैंने इसे 4 से करा तो 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, ठीक है। 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 7 जा 28, ये भी करोगे। 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32। अब देख लो हमें क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यहाँ भी 37 यहाँ भी 37, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एक्स इंटू 37 इज इक्वल टू 37 इंटू कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ से अगर आपको पूरा पूरा लिखना है तो 37 इंटू 28 अपॉन में 37। आप जब समझिए आप तो डायरेक्ट इसको यहीं पे आप इसे कैंसिल कर दोगे। एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 28 आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को तो बताओ। अब ये कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको जम करके, ठीक है। यहाँ से भी आंसर सेम आता, ठीक है, यहाँ से भी आंसर सेम आता। अगर आप इसे डिवाइड करते तो आपको यहाँ पे कुछ आंसर आता, आपको यहाँ पे क्या आता, कुछ आंसर आता, ठीक है। अगर आपको इसे अभी ऐसे ही रखना है तो ऐसे तो क्यों ही रखोगे, डिवाइड अगर आप इसे करते तो आपका कुछ ऐसा आंसर, क्योंकि 37 प्राइम नंबर हो गया है ना, इसीलिए आपको मैंने बोला डिवीजन करना भी आना चाहिए। 37 वन जा हो जाता है यहाँ पे 37, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस से आपका 2 22, यहाँ से आपने लिया फिर से 2, 3 7 जा 21, तो ये शायद 7 टाइम या 6 टाइम जाएगा। 7 4 9 का 9 कैरी 4, 7 3 जा 21, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 4 22, ठीक है। बस ये जीरो, ये वाले जीरो यहाँ चले जाएंगे। आंसर कितना आया, 160 हमारे यहाँ से आंसर आया, इज इक्वल टू 160। अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर एक मीटर 160 रुपीज़ का आता है तो 480 रुपीज़ में कितना मीटर मिलेगा। तो मैं क्या करता, मैं 4480 को डिवाइड कर लेता किससे, 160 से। जीरो से जीरो कैंसिल एंड 16 से ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो 16, 16 टू जा 32, वहाँ पे कितना बचा, 12 बचा, 28, 16 8 जा 128, 28 आपका यहाँ से भी आएगा। जैसा भी आपको देखना है, जो शॉर्ट लग रहा है उसे आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसे तुरंत 37 से डिवाइड कर लो, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन जैसे भी रहेंगे, चाहे वो इजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो नॉर्मल हो, आपको हमेशा कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत तगड़ी है ना तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आपने तुरंत यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तुरंत फिर डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। समझे बात को, बताओ समझिए बात तो मेरी, समझ रहे होंगे ना। अगर हमें तुरंत तुरंत यहाँ पे डिवाइड करना वगैरह वगैरह आ गया, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। इसी वे में हम समझ रहे हैं फिर चीजों को। बोलो क्लियर है, आया मजा, आया क्वेश्चन करने में मजा। नेक्स्ट एक देख लें, ऐसे करने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि राहुल राहुल पोर्ड मतलब डालता है वो, ठीक है। राहुल पोर्ड, देख लो क्वेश्चन देख लो भाई, 1/1/8 कप। राहुल poured 1/1/8 cup of lemonade, 8 cup of lemonades each in, लेमन बना रहा है वो, नींबू पानी बना रहा है, ठीक है। each in 5 ग्लास। सबसे पहला काम आपको भाई स्टेटमेंट को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ने 5 ग्लास, आपको बोला what was what was the total amount, what was the total amount of lemonade, total amount of lemonade राहुल परचेज नहीं, राहुल पोर्ड, क्योंकि उसने ग्लास में डाला। राहुल पोर्ड द 5 ग्लास इन द 5 ग्लास। क्वेश्चन समझो सबसे पहले क्या समझो, क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, उसके बाद आंसर दो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो और उसके बाद आंसर दो। राहुल ने क्या करा, 1/1/8 कप लेमोनेड, नींबू पानी का डाला 5 ग्लास में, ठीक है। और ईच लिखा है वहां पे, ईच इन 5 ग्लास, मतलब एक ग्लास में 1/1/8 कप डाला। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लेमोनेड राहुल पोर्ड इन द 5 ग्लास। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यार, थोड़ा सा नहीं, काफी सा आपको तो दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है तो हो जाएगा। देखो आपको सिंपल बोला है, ये चीज तो समझ रहे हो यार आप लोग ना, ये चीज आप समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं यार मैंने 1 कप पानी डाला, मैंने 1 कप पानी डाला, ठीक है, मैंने 1 कप डाला पानी 5 ग्लास में ईच, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने एक एक कप पानी डाला, मैंने एक कप लिया और मैं 5 ग्लास में भरने जा रहा हूँ। तो मैंने हर एक ग्लास में एक एक कप पानी डाला, मैंने हर एक ग्लास में एक एक कप पानी डाला। तो बताओ मैंने टोटल 5 ग्लास में कितना पानी डाला। आप क्या बोलोगे, सर अगर आपने, हम पे 5 ग्लास थे, हम पे ये 5 यहाँ पे ग्लास थे, ठीक है, और मैंने इस एक कप इसमें, एक कप इसमें, एक कप इसमें, एक कप इसमें, एक कप इसमें डाला, तो मैं टोटल 5 ग्लास में कितने कप डाले, 5 कप डाले। ये तो समझ आ रही है ना बात। तो वही चीज हमें वहां पे भी करनी है कि अगर हमने हर एक ग्लास में 1/8 कप डाला, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 कप, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसे हम सॉल्व करेंगे, 8 × 1 8 + 1 9, 9/8 कप, 9/8 कप डाले हमने इन ईच ग्लास, हर एक ग्लास में हमने 9 कप डाले हमने हर एक ग्लास में। अब आपको बोला टोटल ग्लास थे वहां पे 5, तो 5 ग्लास में, ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लेमोनेड राहुल पोर्ड इन 5 ग्लास, 5 ग्लास में उसने टोटल कितना डाला, एक कप, एक ग्लास में उसने 9/8 कप डाला, तो 5 ग्लास में कितना डाला, 5 × 9/8 हम कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई तो पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 जा 45/8 हो गया। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे, 8 6 जा ठीक है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, वहां पे बचा 5, 5 होल 5/8 कप, टोटल उसने जो डाला 5 होल 5/8 कप डाला। बताओ बिल्कुल सही आ गया आंसर, हाँ, ऐसे होना था। अब बताओ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई, कहीं पे कुछ समस्या आई, नॉर्मल था। अगर यही क्वेश्चन सीधे यहाँ पे एक नंबर 2 लिखा होता, यहाँ पे 5 लिखा होता, आप सीधे कर लेते, लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखो आपको घुमाने के लिए वो वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में उन्होंने दे दिया, और ऑप्शन में भी फिर ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिक्स में ही रहते हैं। उसके लिए भी आपको फिर तैयार रहना होता है, उसके लिए भी आपको फिर तैयार रहना होता है। ओके सर, चले आगे, निकले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया से करना क्वेश्चन को, बढ़िया से करना क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहेंगे इनको कैसे करना है वो चीज़ भी देख लो, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। मैं लिखा है एक्स वेरीज, वेरीज मतलब बदलता है, और वो कैसा बदलता है, डायरेक्टली बदलता है। इसको सोचना जरा, इसको बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ करना, फुल फोकस के साथ। एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई, ये जो एक्स है वो वेरीज करता है मतलब बदलता है, कैसे, डायरेक्टली बदलता है वाई के जैसा, जैसा वाई बदलेगा वैसा ही एक्स बदलेगा, वेरी डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। अगर वाई 2 बढ़ेगा तो एक्स भी 2 बढ़ेगा, अगर वाई 3 बढ़ेगा एक्स भी 3 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पूछा गया है, ये आपका यहाँ पे बताया गया है, समझिए एक स्टेटमेंट को। ओके, इसके बाद फिर आपको बोला गया है, फुल स्टॉप के बाद, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 32 है। ध्यान से देखना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 32, एक्स की वैल्यू क्या है, 32 है। कब, जब वाई की वैल्यू क्या है, व्हेन एक्स इज 32, व्हेन वाई इज, व्हेन वाई इज, जब वाई कितना है, जब वाई 4 है, व्हेन वाई इज 4। आपको बोला, आपको बोला फाइंड द, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 18, वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जब वाई 18 है। वैसे यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्स है ना वो वाई के जैसा बदल रहा है, क्या, वेरी डायरेक्टली वाई, क्या, डायरेक्टली वाई। ओके, देखो दो क्वेश्चन आएंगे हमारे, एक क्वेश्चन में लिखा होगा वेर इज डायरेक्टली, मतलब सीधे सीधे उसके जैसा, एक लिखा होगा वेर इज इनवर्सली, मतलब उसका उल्टा, का उल्टा, ठीक है, अगर वो घट रहा है तो वो बढ़ रहा होगा, अगर वो बढ़ रहा है तो वो घट रहा होगा, ठीक है, और डायरेक्टली में वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। चलो, ने क्या कर लेना है ऐसे में, देखो ध्यान से, जैसे ये इसकी हर क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे, हम बना लेते हैं x1/y1, ठीक है, इक्वल टू x2/y2, हमने ये ऐसा एक इक्वेशन बना ली।
ऐसा ही क्यों बनाया? क्योंकि देखो ये x है, ये y है, ये डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं, ठीक है? और फिर अगर x की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू 4 है, अगर y की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या कर लेना है, x1 y1 है। पहली कंडीशन में देखो x कितना है, द वैल्यू ऑफ x इज़ 32। पहली कंडीशन में x कितना 32 है, या y कितना था? y था यहाँ पे 4। पहली कंडीशन में x 32 था, y कितना 4 था, ओके? दूसरी कंडीशन में देखो x2 कितना होगा, x कितना होगा, जब y कितना, जब y 18। बस आपका एक्सप्रेशन मिल गया, सॉल्व कर लो। यहाँ पे x2 है इक्वल टू 18 डिवाइडेड में है, यहाँ जाके कहाँ चला जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 8 जा 32, 18 8 जा कितना होता है, ये कितना होता है 144। आपका आंसर कितना 144। अगर कोई दिक्कत भी किसी को, तो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, कुछ भी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बताओ। 144 देखो क्वेश्चन कैसे चल रहा है ना, क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ पे y क्या है, आप पहले यहाँ से अभी समझ सकते हो कि सर y कितना है, y है यहाँ पे, नहीं ये वाला देखो, सर x कितना है 32 है, y कितना है, y है 4। अब आपको बोला है, ध्यान से देखना, आपको बोला है ये डायरेक्टली y के जैसे पढ़ रहे हैं। अगर y 4 था तो x 32 था। अगर हमने y को बढ़ा दिया, मान लो मैंने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 32 इंटू 32 इंटू 2, ये 64 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका चल रहा है कि अगर हमने उसको हम बढ़ाते गए, 4 का हमने 8 करा, 32 का 64 हो जाएगा। फिर हम और बढ़ाते जाएँगे, तो ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बोला है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोला है। ऐसे ही आपको बोला है जब y 18 होगा तो x कितना होगा, तो आपको वहाँ पे बताना है। जब y 18 होगा तो x कितना होगा, वो चीज़ फिर आपको वहाँ पे बतानी है। ठीक है? क्लियर है? बोलो भाई। सर हम इसे ऐसा भी कर रहे हैं, y 4 है, ठीक है? तो ऐसे करना था आपने, बताओ। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? अगर क्वेश्चन आएगा, करोगे नहीं करोगे? करोगे? ओके। नेक्स्ट देखो, ये जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। तो वेरीज़ इनवर्सली, देखो मैंने बोला था ना इनवर्सली आ गया। इनवर्सली मतलब उल्टा, इनवर्सली विद वाई, इनवर्सली विद वाई। फिर स्टॉप के बाद आपको लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15। वैल्यू कितनी है, 15 है। कब, जब वाई की वैल्यू कितनी है, एंड वाई इज इक्वल टू 35। देन आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज एंड एक्स इज 25। ये है भाई, ये है आपका फंडा, ये है आपका फंडा। आओ। क्या इसमें हमने क्या उल्टा कर लेना है, देख लो। इसमें हमने क्या उल्टा कर लेना है, अभी तक हमने जो यहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसको मैं उल्टा कर लूंगा, मैं इसको इस बारे पहले मैंने यहाँ पे y1 लिखा था, इस बारे में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y2 लिख सकता हूँ। मैंने उसको उल्टा बना लेना है, ठीक है, मैंने उसको उल्टा बना लेना है, क्योंकि इनवर्सली बोला है, तो ये क्या बोला, इनवर्सली बोला है। और अगर आप भले इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखवा लेता हूँ मैं आपको, देखो इस चीज को याद रखना, चीज को आपने क्या करना है, याद रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे वेर इज डायरेक्टली लिखा होगा, जब भी डायरेक्टली लिखा होगा, ध्यान से देखना, डी लिखा है वहाँ पे, डी,
डायरेक्टली लिखा है, तो इनको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखना, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ठीक है, इज इक्वल टू x2/y2। अगर ऐसा भी मैं आपको बताऊं तो हम डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते थे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में, तो 1/y1 और यहाँ होगा फिर x1/y1, ठीक है। फिर एक बार ये समझ लो, फिर मैं आपको दोनों को कंबाइन करवा लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे देखो, इसका फॉर्मूला ये बनता है यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला, x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2, ठीक है। जब भी आपसे इनवर्स बोला जाएगा, जब भी आपसे क्या बोला जाएगा, इनवर्सली बोला जाएगा, आपने इस तरीके से लिख लेना है। पहले मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x1/y2, ठीक है, x1/y2 मैं इधर ले आया, एंड ये हो जाएगा x2/y1, ठीक है। मतलब ये उल्टा चलेगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 है तो फिर यहाँ 2 होगा, एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ था ना, यहाँ क्या था, ये डायरेक्टली था, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, समझ रहे हो बात को, यहाँ भी 2, यहाँ भी आपका क्या है, 2 है। लेकिन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ ये उल्टा हो जाए, चलो मैं उसी की फॉर्म में लिखवा लेता हूँ, ठीक है, उसी की फॉर्म में मैं आपको लिखवा लेता हूँ। हमने फिर कर लेना है x1 अपॉन यहाँ आ जाएगा y2 इज इक्वल टू अब यहाँ क्या आएगा, x1 यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा आपका x2 आएगा, x2 अपॉन y1 कर लो, हाँ ठीक है, x2/y1, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या था, 1 के नीचे 1 था, x1/y1 x2/y2, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ ये उल्टा चल रहा है, तो हमने जैसे हम उसमें भी कर रहे थे ना, जो मैंने आपको वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या करते थे, एक को उल्टा कर लेते थे, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, x1/y1 ना लिख करके x1/y2 लिख दिया, और यहाँ x2 फिर y1 हो गया। आप हम इसे यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y1 x2 इज इक्वल टू फिर x1 यहाँ आएगा, x1/y2। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं, y2 ऊपर आएगा ना, ऊपर ये सेम चीज आएंगे ऊपर, y2/x1। अरे कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, कन्फ्यूजन तो नहीं, बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ भाई, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, समझ गए, ओके। तो आप ऐसा कर लेना, अब x1 क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज 15, पहले x 15 था, ठीक है, x पहले क्या था, 15 था, ओके। जो जो वैल्यू दे रखी है वो नोट कर लेनी है। फिर बोला x 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब y2, तो y2 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू x2 कितना है, x2 हमें दे रखा है 25, और y1 कितना है, y1 यहाँ पे 35, समझे कि नहीं समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 35 हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू 15 इंटू 35/25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 5 5 25, 5 3 15, एंड ये 5 7 35, 7 3 21, तो y2 की वैल्यू हमें कितने मिली, 21 मिली, आइए 21, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी मिली, 21 मिली। हालांकि हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ इस फॉर्मूले को, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, यहाँ से भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। एक जगह आपको उल्टा करना ही पड़ेगा, या तो यहाँ आप ऐसा कर लो, यहाँ भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 y2 x2 y1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम इसको ऐसा कर सकते हैं, x1 इंटू y2, यहाँ के x1 इंटू y1, ठीक है, अपने हिसाब से अब आप इसे देख सकते हो। और इसे मैं यहाँ भी ऐसा भी मैं इसको लिख सकता था, यहाँ पे और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है, x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1। अब ये अपने हिसाब से कौन सा आपको याद रखना है, दोनों में से एक आपको याद रखना पड़ेगा, या तो ये एक्सप्रेशन देख लो, या तो ये वाला एक्सप्रेशन देख लो, उसको याद कर लो, या तो ये वाला कर लो, या तो वो वाला कर लो, दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। ये इन्वर्सली वाला है, और अगर आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, तो आपको दिख रहा होगा, जो हम ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म को देखो, हम ये एक दूसरे को रीअरेंज कर रहे हैं, है ना, थोड़ा हम वहाँ पर रीअरेंज कर रहे हैं, बाकी थोड़ा ना वहाँ कुछ दिक्कत है, बाकी दिक्कत तो वहाँ कुछ है नहीं, हम बस उसको क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। बोलो क्लियर है सबको यहाँ तक, ऐसा रहेगा भाई, आपका यूनिट मेथड यहाँ पे आपका कंप्लीट है, बाकी क्वेश्चन आपके टेस्ट वगैरह में भर भर के आएंगे, तो वो आपको वहाँ पे कंप्लीट करने का ट्राई करना है, जितना हो सके आपने उनको वहाँ पे रिवाइज करना है, एंड कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस।
बाकी जिसके लेक्चर कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लो, जिसके टेस्ट कंप्लीट नहीं है वो टेस्ट कंप्लीट कर लो और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ मुझे पूछ लेना। बाकी क्वेश्चन अभी हम और भी करेंगे, भर भर के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे हम और चैप्टर करेंगे। जैसे हमने रेशियो कर लिया, परसेंटेज कर लिया, यूनिट वगैरह कर लिया। अब हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इनकी तरफ हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और बढ़िया से आपका हो रहा है, बस आप लोग प्रैक्टिस अपने दबा के करते रहो, जितना हो सके चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो। एंड कोई दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी मिलते फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।